हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फेमस वॉइसेस में और मैं हूं आपका होस्ट दिलीप कुमार। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए हजारों लोग एक सपना देखते हैं। उन्हें उसमें जॉब पाने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या स्किल्स की ज़रूरत है, उन सभी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मेहमान। तो स्वागत कीजिए किशन दुबे जी का। नमस्कार, नमस्कार दिलीप जी। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी। और मैं चाहता हूँ आज हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपकी ये जर्नी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की शुरू कहाँ से हुई और किस तरह से आपने सोचा कि मुझे उस मुकाम तक पहुँचना है। दिलीप जी, मल्टीनेशनल कंपनी जैसा कि आपने कहा, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कोई भी एग्जिस्ट करता है अपने इंडिया में कि हम लोग अपना करियर यहाँ बना सकते हैं। मैं आता हूँ बुंदेलखंड एरिया से, जहाँ पे हमारे यहाँ के बहुत ही कम लोग एमएनसीज़ में जाते हैं और जिस तरह से हमारा स्टडी प्रोसेस है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि आप हाई स्कूल कीजिए, इंटर कीजिए, उसके बाद आप बीएससी कीजिए। कोई नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। तो हमें ये कभी सिखाया नहीं जाता कि हमारे लिए एक करियर है जो कि एमएनसीज़ में कहीं न कहीं हम अपने आप के लिए खोज सकते हैं। तो जब मैंने अपना 12th एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद मुझसे कहा गया कि आपके अंकल ने इस कॉलेज से पढ़ाई की, आपकी सिस्टर ने इस कॉलेज से पढ़ाई की है, तो व्हाई नॉट यू विल आल्सो गो देयर। उन्होंने बीए किया तो आप भी बीए कीजिए। तो मैंने भी बीए कर लिया उसी कॉलेज से। फिर कोई था ही नहीं आगे-पीछे बताने वाला कि आपको क्या करना है, कहाँ आपकी जर्नी होनी चाहिए। एमए कर लिया बीए के बाद। पर जब समझ में आया, हमारे यहाँ आपको पता ही है हमारे यहाँ क्या होता है कि सभी लोग बस टीचिंग पे फ़ोकस करते हैं। जब आप एक बारी अपना 12th और बीए पास कर लेते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि आप टीचिंग कीजिए, होम ट्यूशन्स कीजिए, यहाँ से आप अपनी अर्निंग कीजिए। पर मैंने कुछ लोगों को देखा जो मेरे अंकल ही हैं, जो कि बाहर जाके उन्होंने एमएससी किया हुआ था, तो वो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं दिल्ली आऊँ तो मेरे लिए कोई करियर है? उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं, आप आइए, ट्राई कीजिए। हुँ, तो मैं गया, कॉल सेंटर जो उस टाइम पे फ़ेमस थे, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। कॉल सेंटर्स चलते थे, हिंदी कॉल सेंटर, इंग्लिश कॉल सेंटर, तो वहाँ पे वैल्यू होती थी कि आप हिंदी के हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप इंग्लिश के हो तो आप कुछ टॉप कैटेगरी में आ रहे हो। तो जब कुछ समझ में नहीं आया, इंटरव्यू दिया, इंग्लिश में दिया, इंग्लिश तो बोलना आती नहीं थी, हम ठहरे बुंदेलखंडी, हमें कहाँ इंग्लिश आई। तो इंटरव्यू देने के बाद हिंदी के लिए ट्राई किया, निकला 1-2 इंटरव्यू, जॉब जॉइन की, 4,000 रुपए महीने की, जो ₹4000 ₹4,000 महीने की जॉब जॉइन और वो की, दिल्ली में हुई। वो भी दिल्ली में, वो भी 9 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट। 1 साल उस जॉब को किया, सीखा मार्केट क्या है, जॉब स्विच की, 4,000 से 8,000, 4,000 से बढ़ के 8,000 हुई। फिर और मार्केट में रिसर्च किया क्या होता है, बट ये सब कॉल सेंटर में। 2016 वाज़ द टर्न पॉइंट जब मैंने एमएनसी जॉइन की। नाम मैं रिवील नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, पर 2016 में जब मैंने एमएनसी जॉइन की, तब जाके पता चला हाँ, कुछ करियर है। एकदम से जब आप शिफ्ट होते हैं, आपको केवल संडे की लीव मिलती है। 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट बोला जाता है, उसको आप 12 घंटे कॉल पर रहते हैं। उस कॉल सेंटर से सडनली यू आर मूविंग आउट टू एन एमएनसी। सैटरडे, संडे फिक्स स्टॉप। आपको कैब लेने आती है, कैब छोड़ने आती है, आपको खाना मिलता है। तो ये जो जर्नी थी दैट वाज़ 2 इयर्स, 2014 में ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी, 2013 2016 तक। दैट वाज़ अ टफ फेज़, बट ये मेरी जो जर्नी की बात कहूँगा तो यही जर्नी थी। जनरली होता ये है कि लोग सीधे इंटर के बाद में या फिर हम लोग तैयारी करते हैं और गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश करते हैं। राइट। तो क्या आपने ऐसी कोई कोशिश की है या फिर सीधे सोचा कि एमएनसी में ही काम करना है? तो मैंने जब अपना 12th का एग्ज़ाम पास किया, बीए में एडमिशन लिया, उसके बाद हमारे यहाँ का एक प्रोसेस फ़ॉलो हुआ बैंकिंग की, एसएससी बैंकिंग की तैयारी करेंगे। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया। वहाँ से मुझे ये तो नहीं कहूँगा मुझे नौकरी मिली, पर वहाँ से मुझे मेरी बीवी मिल गई। तो उसका मैंने अपना फ़ायदा उठाया बस। बाकी तो एसएससी बैंकिंग की तैयारी में टाइम वेस्ट किया।
मतलब लेडी लक था। लेडी लगता आप कह सकते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा आती है वर्क कल्चर की। तो एमएनसीज़ में किस तरह का वर्क कल्चर आप देखते हैं? एमएनसीज़ में जो वर्क कल्चर होता है वो काफ़ी प्रोफ़ेशनल होता है। आप जब एमएनसी जॉइन करते हैं, कुछ एमएनसीज़ की बात, मैं इंडियन कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ का जो वर्क कल्चर होता है वो प्रोफ़ेशनल होता है। आपको वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मिलती है। हाँ, जब मैं जॉइन किया था उससे पहले सुनने में ये आता था कि यहाँ पर वर्क कल्चर बहुत गंदा है। पर अभी क्या है, समय के साथ कंपनियाँ अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। वो नई-नई पॉलिसीज़ ला रही हैं। तो प्रोफ़ेशनलिज़्म और ट्रांसपेरेंसी ये सब आपको देखने को मिलेगा। मैं कहूँगा वर्क कल्चर अब सुधर रहा है, पहले का मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता कि बुरा था। बट वर्क कल्चर अब प्रोफ़ेशनल है, अच्छा है मैं कहूँगा। क्या शुरुआत में या अभी भी जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं आपके या फिर जो कॉलीग्स हैं जो आपके साथ में काम करते हैं, तो उसके साथ में एक काम करने में या कम्युनिकेशन बिठाने में क्या समस्या आती है? आप जिस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं बुंदेलखंड, तो हमेशा हम लोग की एक जो बोली है वो खड़ी बोली है। राइट। और शायद हिंदी भी वो इतना सहज तरीके से नहीं बोलते हैं, बस ठेठ देहाती टाइप में। और वहीं आप सीधे आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी पहुंच जाए और फिर आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने होते, तो क्या थे आपके हिसाब से? आपको इसका आंसर देने से पहले एक छोटी-सी स्टोरी सुनाऊँगा। जब पहली बार नौकरी के लिए जाके दिल्ली में अप्लाई किया, कॉल आनी स्टार्ट हुई एचआर की कॉल। एचआर बोलेगा तो इंग्लिश में, बिल्कुल सही है। इधर तो आती नहीं है भाई इंग्लिश। तो जैसे ही कॉल आई, हेलो, इज़ दिस किशन? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? और फ़ोन डिस्कनेक्ट। वो जनरली भाई इधर तो हेजिटेशन रखी है, कैसे बोलूँ इंग्लिश? फिर क्लास जॉइन की, चलो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जॉइन करते हैं, सोचे बहुत अच्छा सीख जाएँगे जल्दी से। घंटा, कुछ नहीं सीखते आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में। क्योंकि माहौल कहीं न कहीं हम बुंदेलखंडी। पर आई कैसे? जब आप, जो मैंने आपको बोला, हिंदी कॉल सेंटर जॉइन किया, आप लोगों के बीच में रहे, धीरे-धीरे आपके मैनेजर से आपकी स्पीकिंग, कम्युनिकेशन थोड़ी-थोड़ी हुई, इंटरैक्ट किया आपने, धीरे-धीरे करके आ गई। बट ये भी होता है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप सीखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं सीखना चाहते, आप नहीं सीख पाएँगे। तो आपने जो क्वेश्चन किया था, उसका आंसर अगर मैं बोलूँ कि क्लाइंट कम्युनिकेशन और ये दिक्कत होती है भाई, इतनी आसानी से नहीं आ जाता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके लिए, तो आप क्या बताएंगे? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी जो मेरी चुनौती थी, जो जो मुझे सेटअप ही नहीं होने दे रही थी। हम्म। बट जब आप समय के साथ क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, क्लाइंट की एसेंट आपको समझ में नहीं आता है। आप अलग टाइम ज़ोन में बात कर रहे होते हैं, आपका टाइम ज़ोन इंडिया है, पर आप जिससे बात कर रहे हैं वो तो उसका टाइम ज़ोन अलग है, आप र नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। बट विद द टाइम जब 1 साल 8 महीने हो जाते हैं ना, तो आपको वर्क कल्चर सेट हो जाता है। आपको लगता है कि आप यूएस में बैठे हैं, इंडिया में होते हैं, इट डज़न्ट मैटर। आप काम कर रहे होते हैं, आपको सब समझने आने लगता है, पर आपको डरना नहीं है। जब आप क्लाइंट कॉल पे जा रहे हैं, आपको अगर मैं बताऊँ, बोलने से ज़्यादा बेहतर है सुनना। आपकी लिसनिंग पावर कितनी है, अगर आप सुन अच्छा सकते हैं, तो आप बोल भी अच्छा सकते हैं। हम लोग तो वही है ना, इंग्लिश हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में डिलीवर करते हैं। हम्म। पर 6-8 महीने प्रॉब्लम होती है, उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इनसाइड के अब तो हिंदी में सोचना ही नहीं है, देन तब पर कम्युनिकेशन आपकी हो जाती है। बट हाँ, चैलेंज कम्युनिकेशन इसकी। क्या आपको हमेशा से शुरुआत में ये जो बैरियर है, जो लैंग्वेज ना आने का, तो हमेशा आपको फेस करना पड़ा? और या फिर क्या आज से कोई तैयारी सिर्फ सराउंडिंग चीज़ करने के अलावा भी कुछ करनी पड़ी आपको? तो लैंग्वेज बैरियर में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो इंग्लिश स्पोकन है। थैंकफुली मेरी मॉम ने एमए किया हुआ है इंग्लिश से, तो शी वाज़ मच फोकस्ड ऑन अस के कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ज़बरदस्त। तो उतना अच्छा तो नहीं, वो उतना अच्छा नहीं सिखा पाईं, बट शी ट्राइड हर बेस्ट कि हम लोग उस स्किल लेवल पे पहुँच जाएँ। तो लैंग्वेज बैरियर एक तो आपका इंग्लिश का हो गया, दूसरा हमारे यहाँ एमएनसीज़ जो है ना, अब वो बुंदेलखंड में तो है नहीं, हम बुंदेलखंड से अब हम लखनऊ भी जाएँ, तो लखनऊ में भी एमएनसीज़ हैं, वो कॉल सेंटर है। अब हमें कहाँ जाना है, एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, तो दूसरा लैंग्वेज बैरियर आ गया, वहाँ की लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज।
आपको वहाँ पे अब आप कहीं पर रहेंगे, उसको थोड़ा बहुत तो आपको सीखना पड़ेगा ना। ये नहीं है कि आप हिंदी में वहाँ पे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी कॉमन लैंग्वेज है। जब आप बेंगलुरु जाते हैं, आपकी कॉमन लैंग्वेज बन जाती है इंग्लिश। हुँ, मैंने अपनी लाइफ में जब मैं शिफ्ट हुआ पहली बार बेंगलुरु, मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती थी। आंध्रा का एक लड़का था जो कि पीजी में रहता था, मैंने उसके साथ पीजी में रहने का डिसाइड किया। पहले मैं अलग रहता था, बट आफ्टर 6 मंथ मुझे लगा हाँ, ये बंदा रिलायबल है, इसके साथ रह सकते हैं। उसके साथ और 3 बंदे रहते थे, आंध्रा एंड तमिल के। 1 बंदा तमिल का, 2 आंध्रा के। उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। वो 6 महीने मुझे सिखा गए इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि मेरा पूरा इंटरेक्शन उनसे बराबर इंग्लिश में था। बराबर, क्योंकि वही एक लैंग्वेज थी। उन्होंने मुझे आंध्रा सिखाने की कोशिश की, मैंने उन्हें हिंदी, पर ये फेल था। जो सीखे हमने वो इंग्लिश, दोनों ने, हम तीनों ने एक्चुअली। ज़रूरत सिखा देती है। ज़रूरत सिखा देती है, राइट। अच्छा, ऐसे मैंने सुना हुआ है कि अच्छा खासा पैकेज मिलता है एमएनसीज़ में। एमएनसीज़ में, तो लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से आपने अपने काम को और जो आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है, उसे किस तरह से बैलेंस किया है आपने? और कैसे करते हैं बाकी के लोग जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है? कोई तरीका ऐसा है, जो आप दूसरों को सलाह देना चाहेंगी? हाँ, उस तरह से आप मैनेज कीजिए अपने आप को। आपका क्वेश्चन सीधा है, वर्क लाइफ बैलेंस हाँ, कैसे बिल्कुल हैंडल सही करते है, हैं? राइट। कि अगर किस तरह से आपका जो वर्क लाइफ़ बैलेंस है, किस तरह से आपने मेंटेन करके रखा हुआ है? देखिए, एमएनसीज़ में ना बहुत कंपनियाँ होती हैं। एक होती हैं लो एमएनसीज़, एक होती हैं टॉप एमएनसीज़। अब एक एमएनसी है, वो कॉल सेंटर है। हुँ। आप वहाँ कितना भी कोशिश कीजिए, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि दे आर रनिंग 24/7। आपकी आज की शिफ्ट है सुबह। आपकी शिफ्ट होती होगी ना? हाँ, राइट। तो मैं वही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज आपकी शिफ्ट है सुबह 12 बजे से शाम को 8 बजे तक। आपने कर लिया अपनी शिफ्ट। आपके अगले दिन की शिफ्ट है सुबह 10 बजे से। हुँ। टाइम कम। जब आपका सैटरडे संडे आएगा, जब आपकी जो 2 दिन की लीव आनी है, उसमें कह देंगे कि आपकी शिफ्ट रात को 3 बजे से होगी। आपका एक लीव भी गया। आपकी शिफ्ट रात को 3 बजे से होगी। अब आपका लीव भी गया हुँ। और आप रात को 3 आ रहे हैं। आप कहाँ से वर्क लाइफ बैलेंस? आप सो ही नहीं पा रहे हैं। आप अपनी फैमिली को देखोगे कैसे? आपको ये नहीं पता आपको ऑफ़िस जाना कहाँ है। दूसरा, दूसरी कंपनी होती है जिनका फिक्स्ड होता है कि भाई शाम को 6 बजे जाना है, सुबह 3 बजे आना है। हुँ। अब भाई जब तुम सुबह 3 बजे का बोले हो, तो आना, जाने के लिए तुम 2 घंटे पहले जाओगे। अगर बैंगलोर में रह रहे हो तो 3 घंटे पहले निकल लेना, नहीं तो पहुँच नहीं पाओगे। रात को 3 बजे कभी नहीं छूटोगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके 4 बजे। आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे घर आते हो। एग्ज़ाम्पल, आप मैरिड हो, आपके सोने का टाइम, आपके बच्चे के जागने का टाइम। बिल्कुल। वर्क लाइफ बैलेंस, ये एक तरीका। दूसरा, वर्क लाइफ काफ़ी एमएनसीज़ में आईटी की शिफ्ट सुबह 9 से शाम को 6 बजे हो, एकदम फिक्स है। लेकिन काफ़ी चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट बदलने के बाद में, या फिर क्या अभी भी वही चलता है कि हाँ, जो 2 दिन मिलते हैं ना, सैटरडे चलो और संडे, तो वो अभी भी हैं, या फिर संडे चला जाता है आपका हाँ, वर्क करने में? नहीं, अब तो सैटरडे संडे सभी एमएनसीज़ का फिक्स्ड है कि सैटरडे संडे आपका फिक्स है। अगर आप इससे ज़्यादा हमें बुलाएँगे, तो यू हैव टू पे अस एक्स्ट्रा, ये है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आपको कहीं पे वर्क लाइफ बैलेंस में एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर जो बंदा 9 से 6 की शिफ्ट करता है, वो कहता है मुझे शाम को 8 बजे खाना खा लेना है, हुँ। 10 बजे सो जाना है, ठीक? वर्क लाइफ बैलेंस का एसेंशियल पार्ट है आपका खाना खाना। लंच टाइम पे, ब्रेकफास्ट टाइम पे, डिनर टाइम पे। शाम को 8 बजे ही आपकी क्लाइंट मीटिंग है, खाइए आप। कितनी बार खाएँगे? 1 हफ्ते में 3 बार क्लाइंट मीटिंग हो रही है। एक दिन आप 8 बजे खाएँगे, दूसरे दिन 10 बजे खाएँगे, एक दिन कहेंगे चलो 8 बजे मीटिंग है, आज 7 बजे ही खा लेता हूँ। प्रॉब्लम है। तो वर्क लाइफ बैलेंस आप मैनेज नहीं कर सकते। एमएनसीज़ में नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस यू आर ऑन द वेरी टॉप मोस्ट लेवल, डायरेक्टर हैं। शायद, मैं तो हूँ नहीं, पर मैं सोचता हूँ कि वो लोग शायद कर पाते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है उनकी भी मीटिंग होती होंगी। तो नहीं, 9 टू 5 जॉब आपके हिसाब से टफ होती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब ही सही है? यार, गवर्नमेंट जॉब देखो, स्टेबिलिटी सबसे अच्छी बात। उसके बाद आपका जो, एक तरह से मैं बोलूँगा, फिक्स टाइम और आपकी जॉब सिक्योरिटी। यार बंदा तो कहेगा भाई यार गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए तो शायद डोरी में छिप गया है इसमें। हाँ, पर ग्रोथ 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 मैटर्स अ लॉट। जब आप ग्रोथ देखते हो अपनी, तो आपको गवर्नमेंट में ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए, आप हेड
कांस्टेबल पर जॉइन किए, आप हो सकता है रिटायर और हेड कांस्टेबल पे ही हो जाएं। यू माइट नॉट इवन गो टू दैट लेवल के इंस्पेक्टर भी बन पाए। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टीचर अच्छे खासे 50-60 हज़ार पे जॉइन करता है, अच्छा खासा रिटायर भी हो जाता है। वहाँ पर एक चैलेंज आता है कि बंदा एक बार ही सेटल हो गया, जैसे ही गवर्नमेंट जॉब लगी, माइंड सेट कहाँ पे, अब भाई हो गए सेट, अब Yes. हमें कुछ अपग्रेड नहीं करना, ये रहो। पर एमएनसी डे टू डे अपडेट, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, यू आर आउट ऑफ द फॉर्म, आपको अगले दिन जॉब जाएगी। और ग्रोथ, भाई यहाँ पे आप 1 लाख पे फंस जाओगे, एमएनसी में नहीं है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कितना महीना लीजिए आप। जी, तो एमएनसी में काम करने पर आपने कोई एक ऐसी स्किल जो नई सीखी हो, जो पहले से नहीं थी लेकिन फिर बाद में डेवलप हो गई हो? सॉफ्ट स्किल्स, हुँ, हुँ। सॉफ्ट स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, ठीक? हुँ। मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, तो मेरा काम वहाँ लिमिटेड नहीं है, मुझे आईटी से भी कनेक्ट करना है, मुझे एचआर से भी कनेक्ट करना है। इतने लोगों से हम लोगों का इंटरेक्शन होता है डे टू डे कि सॉफ्ट स्किल्स आपको अपने आप आ जाती हैं। और सॉफ्ट स्किल्स एक नहीं होती, टीम वर्क भी एक सॉफ्ट स्किल्स है, प्रोएक्टिवनेस भी एक सॉफ्ट स्किल्स है। तो ये सब अपने आप इम्प्रूव हो जाती हैं। और जब आप लैडर चढ़ते जाते हो ना अपने पोजीशंस का, तो अपने आप में वो क्वालिटीज आने लगती हैं। पेशेंस एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपका आपका होता है। होता है एमएनसीज में। बट अगर आप वहीं गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपका पेट निकल आएगा। और आप मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि आप हो सकता है उस पैसे को जो आप कमा रहे हैं उसको रखते जाएं, आप कोई ट्रिप भी ना करें। और इधर एमएनसीज में बंदे हर हफ्ते हर वीकेंड दम रखते हैं कि भाई मैं तो ट्रिप पे जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसा। वो अपना घर बनाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और निकल लेंगे। एक बैंक मैनेजर करते हैं, मतलब जो बैंक में होते हैं, यही टीचर करते हैं। कम से कम 70% तो करते हैं, 30% एंजॉय करते हैं, वो 70% नहीं करते। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा, मैंने जब जो आंकड़े देखे हैं तो मेनली बिहार को आप जोड़ लें, आप यूपी को जोड़ लें, तो यहाँ पे जो लड़के हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, वो मेनली उनका फ़ोकस होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। अगर आप अदर स्टेट में देखें, हो सकता है एक आधे छूट गए हों मुझसे, बट उसमें गवर्नमेंट जॉब पे इतना फ़ोकस नहीं किया जाता है, राइट? तो आपके हिसाब से ये सही कौन है इसमें, या हम लोग सही हैं जो यूपी वाले हैं कि नहीं गवर्नमेंट एक फिक्स सिक्योरिटी मिल जाती है हमें लाइफ की, या फिर अदर जो स्टेट के लोग हैं? यहाँ पे आपने जो अभी बात बोली कि जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनका ये ड्रीम रहता है कि गवर्नमेंट, ये उनका ड्रीम नहीं है, ये उनके पेरेंट्स का ड्रीम है, जो उनको बचपन से ही उनके माइंड में बना गया है कि आज नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब में ही आना है। इसीलिए जो 12th 11th पास करके जो बंदे आगे निकलते हैं तो एसएससी और उसमें निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। अब आप इसको कंपेयर करो बेंगलुरु से, वो जाएंगे सेंट स्टीफेंस कॉलेज और ये वो, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब तो होनी नहीं है। सेंट स्टीफेंस खुद नहीं कहेगा कि आप गवर्नमेंट करो। वहाँ पे आपको एमएनसीज में उनके पेरेंट्स को पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एमएनसीज में ग्रोथ है। हम अपने बंदे को बाहर नहीं भेजेंगे, हम यहीं रखेंगे और एमएनसीज में उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये सोच हम, मेरी और तुम्हारी नहीं है, ये सोच है हमारे पेरेंट्स की। अगर वो ही हमारे माइंड में जो चीज़ डालेंगे वही चीज़ आएगी। तो इस चीज़ को अच्छा, इसके लिए समाज में जिम्मेदार सोशल सोसाइटी, जो हमेशा ये होता है कि अगर आप भले ही आप मेडिटेशन में अच्छा खासा पैकेज आपका है, 60,000 है, 1 लाख है, कुछ भी हो, लेकिन अगर जब शादी का टाइम आता है तो आप ये समझिए कि अगर आपकी चपरासी बेबी जॉब है और गवर्नमेंट है, तो समझ लीजिए अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा आपको, राइट, और एक सोसाइटी में आपका रुतबा भी होगा। तो गवर्नमेंट जॉब, कहीं ना कहीं सोसाइटी भी जिम्मेदार है। सोसाइटी भी जिम्मेदार है। इससे बहुत अच्छा मुझे एग्जांपल आया आपको देने के लिए। मैंने आपको बताया 2013 में ना कॉल सेंटर से स्टार्ट की थी जॉब। मेरे गांव वाले सोचते हैं मैं अभी भी कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। अच्छा, क्योंकि उन्हें तो वही पता है कि भाई कॉल सेंटर होता है, कॉल सेंटर में जाके करते होंगे। तो कुछ दिन पहले मेरा इंटरेक्शन हुआ, एक शादी विवाह में गया हुआ था, गाँव के एक लोग मिले। 30,000 तो सैलरी हो गई होगी यार अब तक तुम्हारी। हंस के मैंने कहा ठीक है, वो हाँ हो गई है। क्या बोलता मैं वहां पे, अगर बोल देता तो बेचारा शौक ना खा जाए। तो मैंने कहा नहीं, नहीं बोलना ही बेहतर है। राइट। वही, तो समाज जिम्मेदार है। तो आपके हिसाब से जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो उनके लिए क्या संदेश है?
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब गवर्नमेंट जॉब, मैंने भी बोला कि मैं भी चाहूँ तो मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मैं ट्राई करूँगा। मैंने किया, करूँगा नहीं, मैंने किया। गवर्नमेंट जॉब की जगह बी ले आया, वो बात अलग है, उसको आप छोड़ दीजिए। पर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, पर आप अपना जो स्टैंडर्ड है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसको रखिए कि मुझे चाहिए तो चाहिए। ये नहीं कि हज़ारों की भीड़ जा रही है तो मैं भी जाऊँगा। ये जो माइंडसेट है, ये गलत है। अगर आपको लगता है कि आपको मैथ नहीं आती, आप एसएससी की तैयारी कैसे कर सकते हो? आपको केमिस्ट्री नहीं आती, अब आप फिर भी उस फ्लो में घुसे हुए हो कि नहीं मैं तो पीएचडी करूँगा, केमिस्ट्री से निकल जाऊँ। जब आपको आती ही नहीं, नहीं सीख सकते, तो उस चीज़ में जाओ जहाँ पे आप सोचते हो कि आप ग्रोथ कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट के स्टूडेंट नहीं जाओ, आप जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए और हो जाएगा आपका। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि मान लीजिए अगर एक कोई भी स्टूडेंट्स हैं या फिर वो चाहते हैं कि हम एमएनसीज़ में काम करें, तो उनके लिए सबसे बेहतर स्किल क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? ताकि वो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर सकें, डेवलप कर सकें उस चीज़ को फेस करने के लिए? पहला तो आंसर शायद आपको पता ही होगा, जो मैंने बोला सॉफ्ट स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, सॉफ्ट स्किल्स आपके पास अगर कम्युनिकेशन का बेस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप कहीं पे भी ग्रोथ नहीं कर सकते। ये पहला हो गया। दूसरा मैंने आपको ही बोल दिया बातों-बातों में, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हुँ, अगर जो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हुआ, मेरा मतलब हुआ ग्रोथ एटीट्यूड। आपका जो माइंडसेट है वही है कि मैं ग्रोथ करूँगा। आप अगर, जैसे मैं हूँ, मैं ड्रीम करता हूँ कि भाई मैं ये नहीं सोचता मैं छोटा ड्रीम, मैं सोचूँगा भाई मैं ड्रीम ही बड़ा करूँगा। जब आपका ड्रीम्स ही बड़े होंगे, तो आप हो सकता है उस लेवल पे ना पहुँच पाओ, पर उससे थोड़ा नीचे आ जाओगे। थोड़ा नीचे तो अचीव कर ही लोगे। तो आपके ड्रीम्स क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में सभी स्किल्स आएँगी आपका। टीम मैनेजमेंट माने कितने कोलैबोरेटिव हो, ये भी एक क्वालिटी है। कितने एडेप्टिव हो आप। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे मैं अभी जिस फील्ड में हूँ, अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मेरे पास 1 घंटे के लिए कुछ कौरा काम आता है, दूसरे घंटे में हो सकता है क्लाइंट कॉल हो, तीसरे घंटे के बाद उस क्लाइंट ने जो काम किया, वो काम जो मैं पहले घंटे में कर रहा था उससे एकदम अलग है। तो अगर आप एडेप्टिव नहीं हैं, तो एडेप्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माने में जो वर्ल्ड है ना, इतना चेंज हो रहा है, डे टू डे इतना चेंज हो रहा है, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप एमएनसी में टिक पाओगे। तो आपको डे टू डे अपडेट करना है अपने आप को, सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अच्छा कभी आपने ये सोचा है, कभी आपको लगा है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जब आप काम कर रहे हों, जब बहुत टेंशन हो, तो कभी ऐसा दिमाग में ख़्याल आता हो कि मैं इसे छोड़ दूँ और एक कोई अपना स्टार्टअप शुरू करूँ या फिर कोई बिज़नेस कर लूँ? कि वो जिस सैलरी कभी स्टार्टिंग में होता है क्या है कि हमेशा ही सैलरी कम ही होती है, ठीक है? और उसके बाद में हमें लोग ताने भी देते हैं कि यार वो हमारा जो गाँव में रहता है वो भी चाट का ठेला लगाता है चाट का और उससे भी वो 60,000 महीने कमा लेता है। तो आप इस नज़रिए को कैसे देखते हैं? और क्या आपने कभी सोचा ये करने का कि कुछ स्टार्टअप किया जाए? प्लान्स तो बहुत बने हैं। सैटरडे संडे में बैठ जाइए आप दोस्तों के साथ, पार्टी कीजिए, प्लान्स बनेंगे, पेपर पे आएँगे, पर वो पेपर से कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगे। एग्ज़ीक्यूटिव में। तो वो पहला पॉइंट है कि प्लान्स तो किए हैं कि भाई देखो, बात ये नहीं है कि आपने कभी सोचा है, बात ये है, जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब है, वो सिक्योर है। ठीक है। मैं एमएनसीज़ की जॉब आज के ज़माने में व्हेन एआई इज़ टेकिंग प्लेस, अब आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो आपको हमेशा एक अल्टरनेट रखना चाहिए कि अगर बाई चांस मेरी कल जॉब चली जाती है, तो मैं कैसे अपने खर्चे जो ईएमआईज़ आ रही हैं डे टू डे बेसिस में, उनको मैं हैंडल कैसे करूँगा? तो आपको रखना चाहिए वो कि आप एक साइड बिज़नेस कीजिए और साइड बिज़नेस मैं कहूँगा आप मत कीजिए। आप अपनी फैमिली में से किसी को आगे लाइए। आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और वो उस बिज़नेस को रन करे। आप उसको आइडिया दीजिए, अगर वो नहीं है, कैपेबल नहीं है, आइडिया कीजिए, दोस्तों से आइडिया दीजिए, दोस्तों से हेल्प लीजिए। एक छोटा-सा बिज़नेस डालिए, घाटा होगा। किसी का बिज़नेस अगले 2, 3, 4, 5 साल तक नहीं चलता। हो सकता है 5 साल बाद चल जाए। आप एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कहना नहीं।
आपका भी बिजनेस है, पॉडकास्ट बिजनेस है, राइट? आप पॉडकास्ट करते हैं, आपका पॉडकास्ट डेली इतने व्यूज आने लगे, भगवान करे डेली में आने लगे, चलिए तो आपके जब व्यू आने लगेंगे तो ये बिजनेस है ना, आपका साइड बिजनेस। क्योंकि मुझे भी पता है कि आप प्रोफेशनल टीचर हैं, तो ये साइड बिजनेस हमेशा एक रखना चाहिए, होना चाहिए आपको वो। मैं तो कहूँगा, मैं एग्री करता हूँ कि होना। नहीं, वो एक जो सोच होती है ना कि कुछ लोगों की, नहीं वो गाँव में मेरे भैया वो इतना कमाते हैं या फिर चाट का ठेला लगाए हैं तो 4,500 महीने कमा रहे हैं, तुम वहाँ दिल्ली में रहकर या बेंगलौर में रह कर के आपका इतना रुपए कमा रहे हो। तो एक जो माइंडसेट है लोगों का, उसके उस नज़रिए को आप कैसे देखेंगे? हाँ, रिपीट करने के लिए थैंक यू उसको। हाँ, तो तभी मैं उसको कहीं आउट हो गया था मैं उससे। चाट का ठेला आप लगाते हैं और मैं एमएनसी, मतलब एग्जांपल मैं और कोई एमएनसी में काम करता है, भाई तो रहने में, स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो चाट का ठेला लगाता है तो वो चाट के ठेले की तरह रहता भी है। हुँ, उसका जो कमरा है आप उसमें जाके रहिए, यू कैन नॉट इवन स्पेंड अ सिंगल डे देयर। राइट। आप मेरे घर पे, मतलब मेरे घर से मतलब जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं उनके घर पे जाइए। तो लिविंग स्टैंडर्ड ये बहुत मैटर करता है आज के ज़माने में। आप अगर हाइजीनिक नहीं हो रहे हो, तो हो सकता है कोविड की जो लहर आई थी, यू मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन। तो आप कैसी जगह रह रहे हो? 60,000 कमा रहे हो, मैं एग्री कर रहा हूँ। और 60,000 का यूज़ क्या है? उस 60,000 को आप दारू में बर्बाद कर रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उनका है, वो आके अपने गाँव में पैसा लगाएँगे, गाँव में आएँगे, जुआ, जो आपको जुआ अगर पता हो, जुआ खेलेंगे, पैसे उड़ा के वापस चले जाएँगे। पर एमएनसी का बंदा नहीं करेगा, ईएमआई सर पर रखी है। आएगा, कमाएगा, ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारियाँ निभाएगा, वो करता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, स्टाइल रेट का फ़र्क पड़ता है। राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे जो 60,000 कमा रहे हैं ठेला वाले वो सभी नहीं, ये गलत होगा कहना, पर 50% हैं। तो स्टैंडर्ड का फ़र्क होता है, सोच का फ़र्क होता है। आपने जो पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई की है, मैं कल चाट का ठेला लगा लूँ। हाँ, मैं चाट की फ्रेंचाइज़ ही खोल दूँ, तो बात है। पर अगर मैंने चाट का ठेला खोल के मैं खड़ा हो जाऊँ, तो भाई मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? आप बताइए। तो इस स्टैंडर्ड का फ़र्क रहेगा, हमेशा ही रहेगा। मैं जनरली देखा है कि अगर आप कोई 20,000 की जॉब भी कर रहा है, तो अगर आप उसे देखें, एक एजुकेटेड पर्सन को देखें, तो वो बिल्कुल इस तरह से रहता है कि हाँ, बिल्कुल वेल मेंटेन, कि जूता भी पॉलिश्ड हो बिल्कुल और बढ़िया कोट पहने हों, तो एक स्टैंडर्ड दिखता है। आप उनके बात करने के लहज़े समझें या फिर एक तरीका, तो आपको वो साफ दिखेगा, है ना? एक आपको पॉइंट मैं बता दूँ, आप सुबह जॉगिंग पे जाइए, ट्रैक सूट पहन के, ठीक है? आप जब ट्रैक सूट पहन के बाहर जाएँगे तो ना आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो एकदम डिफरेंट होगी। आप फिर उसके बाद जाइए प्रोफेशनल कपड़े में, बढ़िया ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, शूज़, और उसको पहन के आप उसी सड़क पर जो आप सुबह वॉक करने गए थे उस पे जाइए। आपके चलने का एटीट्यूड बदल जाएगा। कोई आपसे मिलेगा, आपके बात करने का एटीट्यूड बदल जाएगा, आपके फ़ोन पकड़ने का एटीट्यूड बदल जाएगा। राइट। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब वही, अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए वही ले लूँ कि मैं दिन भर लोअर टी-शर्ट में घूम रहा हूँ। तो भाई मैं नहीं बोल पाऊँगा, वो माइंडसेट ही नहीं आएगा, वो बोलने का तरीका नहीं आएगा। आप जैसे रहोगे, अपने आप ही चीज़ें विल कम आउट फ्रॉम यू। तो ये है, ये रहेगा और हमेशा ही। किशन जी, आपके हिसाब से एमएनसीज़ या फिर जो इंडियन कंपनीज़ हैं, किसमें काम करना ज़्यादा बेहतर है या अच्छा माहौल मिलता है? सी इंडियन कंपनीज़ डे टू डे इम्प्रूव तो कर रही हैं अपने आप को, पर जो एक तरह से ग्लोबली एक एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है, वो एमएनसीज़ में है। तो एमएनसीज़ आर ऑलवेज़ प्रेफरेबल कंपेयर टू द इंडियन कंपनीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रोथ भी नहीं मिलती, आपको सैलरी भी कम मिलती है, और वहाँ पर आपको एक्सपोज़र मिलता है, आपको डिफरेंट-डिफरेंट टीम मिलती हैं जिनसे आपको इंटरेक्शन करना है, क्लाइंट्स मिलते हैं। तो एमएनसीज़ आर ऑलवेज़ प्रेफरेबल, मतलब इसका छोटा-सा आंसर दूँगा मैं अभी। बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसे 3 पॉइंट्स आप बताएँ, जिससे उनकी स्किल इम्प्रूव हो या फिर एमएनसीज़ में काम करने के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद हो? मेरा मानना है, आई थिंक हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है इसको। मैं बोलूँगा पहला तो जो बोल चुका हूँ मैं, सॉफ्ट स्किल्स, ये होना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन को आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम लोगों ने कवर ही किया है। आप अपने स्टार्ट, जो आपने अपनी पढ़ाई का स्टार्ट किया है या कहीं पे भी, आप वहीं से ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन है। मेरे हिसाब से आप अगर हिंदी में भी एक बेहतर तरह से बात करते हैं, हमारे पास हैं ऐसे लोग जो हिंदी इतनी बेहतर बोलते हैं कि आप समझ नहीं सकते, अनमैच्ड।
ऐसी हिंदी। तो कम्युनिकेशन इंग्लिश ही नहीं होती है। आप जब हिंदी बेहतर तरह से बोलेंगे, आपको इंग्लिश भी आ जाएगी। तो आप बेहतर बोलना सीखिए। किस भाषा में बोल रहे हैं वो आप अपने आप समझ जाएँगे। थोड़े समय बाद आपको आ जाएगा। तो पहला तो आपका हो गया सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में आपको जो मैंने बताया, कम्युनिकेशन आएगी आपकी, कोलैबोरेशन आएगा आपका, एज़ अ टीम प्लेयर आओगे, आप कैसे टीम करते हो, प्रोएक्टिवनेस आएगी आपको। तो ये हो गई आपकी सॉफ्ट स्किल्स। दूसरा मैं कहूँगा आपकी डोमेन नॉलेज, कि आप जो है किस फ़ील्ड में हैं। जैसे मैं कमर्शियल, मैं इस वक़्त बैंकिंग में हूँ, फाइनेंस में। तो मेरी फाइनेंस पे कितनी अच्छी पकड़ है। आईटी का बंदा है, उसकी सॉफ्टवेयर्स पे कितनी अच्छी पकड़ है। तो आपकी डोमेन नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एमएनसीज़ में आप जा रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे काम करेंगे। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप कितने अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दूसरा हो गया। तीसरा मैं कहूँगा आपका, जो मैं बोल भी चुका हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो ऐसे नहीं चलता कि अब मैं सेटल हो गया, मैं बता भी चुका हूँ मैं आपको अभी, जब हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब उसके बाद की, कि भाई हो गया, मैं सीख गया, मेरी नौकरी लग गई, खत्म नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड, आप सीखने का पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आप अपनी लर्निंग को डेली बेहतर कीजिए। तो ये 3 जो आपने पूछा, आई थिंक ये 3 विल कवर ऑल दीस। तो यही होगा। किशन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से अपने विचारों को रखा, अपने पॉइंट्स को रखा, और मुझे लगता है कि शायद हमारे जो दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को आज मिला होगा। तो सर, हमारे शो पे आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप बुंदेलखंड की और भी फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ को, स्पेशलिस्ट को हमारे शो पे देखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए शुक्रिया।